नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में भूगोलवेत्ता की श्रृंखला में आज हम अगले भूगोलवेत्ता और आधुनिक भूगोल के जनक या भूगोल में आधुनिक शास्त्रीय काल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट पर आज बात करेंगे। हम्बोल्ट जिसका जन्म की पर्शिया के कुलीन परिवार में हुआ, गटिंगटन और फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और 1796 में अपनी मां के देहांत के बाद अपना पूरा जो जीवन है वो यात्राओं पर निकाला, परंतु अंतिम वर्षों में बर्लिन में रहकर अपनी पुस्तक कोसमोस को 5 खंडों में प्रकाशित करवाया। इसका 5वां खंड हम्बोल्ट की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। 64,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने वाले आधुनिक जैव भूगोल के संस्थापक और आधुनिक भूगोल के संस्थापक हम्बोल्ट, इसके अलावा पेरू की जलधारा की खोज की ठंडे पानी की, जिसे बाद में हम्बोल्ट की जलधारा का नाम दिया गया। इसके अलावा साइबेरिया की यात्रा पर गए जार के निमंत्रण के बाद सेंट्रल एशिया या प्रकृति दिग्दर्शन या अन्य राइनलैंड बेसाल्ट हुआ, इन पुस्तकों पर कार्य किया। बोम्पालैंड के साथ, जॉर्ज फोस्टर के साथ भी मिलकर कार्य किया हम्बोल्ट ने। तो आज आधुनिक काल के भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक जर्मन विद्वान। चलिए पहले जीवन परिचय पर बात करेंगे हम्बोल्ट के, क्या क्या प्रमुख बातें रही और हम्बोल्ट का जीवन काल कैसा रहा। सबसे पहले आधुनिक भूगोल के जनक क्रमबद्ध भूगोल के जनक जैव भूगोल के जनक इन तीनों भूगोल के जनक जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है और जन्म जो है वो 1769 को पर्शिया के कुलीन परिवार में हुआ। पर्शिया के कुलीन परिवार में हुआ और इसके बाद में पहला जो अध्ययन रहा, प्रारंभिक अध्ययन जो हम्बोल्ट का रहा, वो रहा वनस्पति शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र। वनस्पति शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र में पहले इसमें जो है शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में 1789 में उच्च शिक्षा के लिए गटिंगटन तथा फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय में गए, यहां शिक्षा ग्रहण की है। हम्बोल्ट ने 1790 में हैम्बर्ग चले गए। 1790 में हम्बोल्ट जो है वो हैम्बर्ग गए। इसके बाद हम्बोल्ट जो है वो भूवैज्ञानिक पद पर कार्यरत हुए। हम्बोल्ट भूवैज्ञानिक पद पर कार्यरत हुए खनिज विभाग में, परंतु मन नहीं था हम्बोल्ट का इस सेवा में, तो परंतु अपनी मां के कहने पर वहां रुके गए थे।
10 वर्ष की उम्र में पिता चल बसे, परंतु परिवार अच्छा खासा था। 1796 में जब मम्मी की मृत्यु हुई या माता का देहांत हुआ, तो हम्बोल्ट ने अपना पूरा जीवन जो है वो अन्वेषण पर लगा दिया। तो 96 का सन हम्बोल्ट के जीवन काल में एक परिवर्तन का दौर रहा, और वहां से फिर वो बोम्पालैंड के साथ और जॉर्ज फोस्टर के साथ यात्राओं पर निकले। क्यूबा, इक्वाडोर यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, मैक्सिको, इन सब देशों की उन्होंने यात्राएं की, और 1804 में पुणे फ्रांस लौटे। उसके बाद में जो है फिर वहीं रहकर जो है अपना कार्य किया। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आगे क्या किया हम्बोल्ट ने। 1792 से 96 तक वो हमने बात की कि खनिज विभाग में पद पर कार्यरत रहे, और 96 में इनकी माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद में इन्होंने जो यात्राएं की, हम्बोल्ट की पूरी यात्रा काल पर बात करते हैं। क्या क्या यात्राएं रही हम्बोल्ट की अपने जीवन काल में। तो सबसे पहले 1797 से लेकर हम्बोल्ट जो है वो 3 देशों की यात्रा पर निकले। ये वियना, पेरिस और मैड्रिड। वियना, पेरिस और मैड्रिड की यात्रा की हम्बोल्ट ने, और यहां इनकी मुलाकात हुई प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी बोम्पालैंड से, और बोम्पालैंड के साथ इन्होंने मिलकर काम किया। इसके बाद वेनेजुएला के नगर कुमाना चले गए बोम्पालैंड के साथ हम्बोल्ट। तो यहां से कुमाना का सफर तय हुआ। सन 1800 में ओरिनिको नदी के लगभग 2700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। तो उसके बाद में ओरिनिको नदी के क्षेत्रफल में गए। फिर यहां से क्यूबा की यात्रा की। फिर यहां से क्यूबा की यात्रा की। 1801 में हम्बोल्ट एंडीज पर्वतों के सर्वेक्षण पर गए, और सबसे पहले उन्होंने यहां पता लगाया कि ऊंचाई पर जाने पर वनस्पति का स्वरूप बदलता जाता है, और ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या आती है, गिरावट। यह बात भूगोल को हम्बोल्ट की देन है कि ऊंचाई पर जाने पर वनस्पति और तापमान के स्वरूप में क्या आता है, परिवर्तन आता है। ये एंडीज पर्वतों की खोज पर जो है वहां उन्होंने इस पर खोज कार्य किया। तो ध्यान रखेंगे, यहीं पर हम्बोल्ट ने पेरू की जलधारा की खोज की। उन्होंने कहा कि पेरू के तट पर एक ठंडी जलधारा बहती है, जिसे पेरू की जलधारा, और बाद में इसी जलधारा को हम वर्तमान में हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं। यह नामकरण आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट के नाम पर ही किया गया। फिर 1803 में हम्बोल्ट मैक्सिको चले गए, और उसके बाद में मैक्सिको का प्रादेशिक भूगोल भी लिखा हम्बोल्ट ने। 1804 में वापस क्यूबा लौट गए। 1804 में वापस क्यूबा आ गए हम्बोल्ट, और फिर यहीं से वापस जर्मनी, बर्लिन चले गए। जर्मनी के शहर बर्लिन चले गए। कुछ यात्राओं का दौर जो है वो इनका ऐसा रहा हम्बोल्ट का। इसके बाद में 1807 से लेकर और लगभग 1827 तक हम्बोल्ट बर्लिन ही रहा। बर्लिन में अध्यापन कार्य करवाया, वहीं अपनी पुस्तकों पर लिखते रहे। इसके बाद में 1827 में जार के निमंत्रण के बाद
रूस चले गए और रूस में साइबेरिया क्षेत्र में वनस्पति और मिट्टी पर सर्वेक्षण कार्य किया हमबोल्ट ने। तो 1827 में जार के निमंत्रण के बाद रूस गए और वहां उसके बाद में 1830 में वापस बर्लिन आ गए 3 साल बाद, और फिर अपनी जिंदगी के अंतिम 29 साल इन्होंने बर्लिन में ही जो है वो निवास जो है अपना किया। तो कुल ये कालक्रम रहा हमबोल्ट के जीवन का। तो 1797 से शुरू हुए हमबोल्ट, पहले वियना, पेरिस और मैड्रिड, बोपालैंड से वहां मुलाकात हुई। उसके बाद में उनके साथ वेनेजुएला के नगर कुमाना, फिर ओरिंडिको नदी का सर्वेक्षण कार्य किया, फिर क्यूबा गए, फिर एंडीज पर्वतों की खोज की, ऊंचाई पर वनस्पति के स्वरूप को बताया, पेरू की जलधारा की खोज की। उसके बाद में 3 में मैक्सिको, क्यूबा, जर्मनी, बर्लिन, पुणे जार के निमंत्रण में रूस साइबेरिया चले गए, मिट्टी पर सर्वेक्षण कार्य किया, वहां की वनस्पति पर किया। फिर वापस आकर 29 साल जो है वो बर्लिन में ये बिताए हमबोल्ट ने। 1859 तक मृत्यु तक वही रहे, फिर वो आगे। इनके बीच में हमबोल्ट ने कुछ और भी काम किए अच्छे। उन्होंने आधुनिक भूगोल के अध्ययन के लिए एक मॉडल या नमूना जो है वो प्रकाशित किया सन 1793 में। उस पर बात करेंगे कि क्रमबद्ध भूगोल के माध्यम से भूगोल को पढ़ा जाना चाहिए। एक मॉडल, एक नमूना था। फिर आनुभाविक पत्ती पर, फिर तुलनात्मक पत्ती पर, पृथ्वी का अध्ययन मानव के ग्रह के रूप में किया जाना चाहिए, कोसमोस पर अध्यापन कार्य, काफी कुछ हमबोल्ट ने भूगोल को दिया उसके बाद में। चलिए आगे बात करते हैं। इससे पहले एक बिंदु, हमबोल्ट की क्या क्या रचनाएं रही। कुल 6 से 7 पुस्तकें हमबोल्ट ने अपने जीवन काल में जो है वो लिखी। चलिए, सबसे पहला था एकोरिज्म, एकोरिज्म ऑन दी केमिकल फिजियोलॉजी, केमिकल फिजियोलॉजी ऑन प्लांट्स। एक पत्र है हमबोल्ट के द्वारा 1793 में इसे प्रकाशित करवाया गया। इसके अलावा राइनलैंड बेसाल्ट, जब नीदरलैंड या इस खोज में गए तो वहां राइन नदी के चट्टानों और खनिजों के बारे में इन्होंने खोज की। ये 1789 में प्रकाशित हुआ। तीसरी प्रमुख पुस्तक हमबोल्ट की रही नए महाद्वीपों के भूमध्य रेखीय प्रदेश। नए महाद्वीपों के भूमध्य रेखीय प्रदेश, कुल 30 अंक प्रकाशित किए हमबोल्ट ने इसके 1815 से 1829 के बीच। इसके बाद में मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया लिखी 1829 में ही। उसके बाद में मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल लिखा। मैक्सिको व क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल लिखा। इसके अलावा प्रकृति दिग्दर्शन, प्रकृति दिग्दर्शन और दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशज। ये कुल किताबें थी। अभी हम हमबोल्ट की पुस्तक कोसमोस पर बात करेंगे कि उसके किस किस खंड में हमबोल्ट ने क्या क्या लिखा। चलिए, तो
ये पहले एकोरिज्म ऑन द केमिकल फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट्स 1793 में, राइनलैंड बसाल्ट 1789 में, नए महाद्वीपों के भूमध्य रेखीय प्रदेश, जिसके 30 अंक प्रकाशित किए, मध्य एशिया फेमस किताब है, काफी बार पूछी गई है कोसमोस के बाद। इसके अलावा प्रकृति दिग्दर्शन भी पूछी गई है, इंपोर्टेंट है हमारे लिए। मैक्सिको क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल और दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशज। इसके बाद में हम्बोल्ट की फेमस किताब कोसमोस। इसी कोसमोस पर डिस्कवरी ने एक सीरीज भी बनाई है। चलिए बात करेंगे कोसमोस पर। कोसमोस जिसके कि 5 खंड हैं और इन 5 खंडों में पहले खंड में, पहले पार्ट में ब्रह्मांड के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ब्रह्मांड के स्वरूप का वर्णन किया है हम्बोल्ट ने। दूसरा खंड हम्बोल्ट का, इसमें था प्रकृति का वर्णन और मानव का इतिहास। प्रकृति का वर्णन और मानव का इतिहास लिखा हम्बोल्ट ने दूसरे खंड में। तीसरे खंड में हम्बोल्ट ने खगोल विज्ञान पर बात की। और चौथे और 5वें खंड में हम्बोल्ट ने पृथ्वी का अध्ययन मानव ग्रह के रूप में बताया। ये 5 खंड थे कोसमोस के। पहला खंड ब्रह्मांड के स्वरूप का वर्णन किया इन्होंने पहले पार्ट में। दूसरे खंड में प्रकृति का वर्णन और मानव का इतिहास क्या रहा। तीसरे में खगोल विज्ञान और चौथे और 5वें खंड में पृथ्वी का अध्ययन मानवीय ग्रह के रूप में किस प्रकार होता है, हम्बोल्ट ने यह बताया। हम्बोल्ट वो पहला विद्वान था जिसने कालमापी का प्रयोग किया और कालमापी के साथ एंडीज पर्वतों पर हम्बोल्ट ने वायु दाब मापी का भी प्रयोग किया। तो कालमापी का प्रयोग किया, वायु दाब मापी का प्रयोग किया। एक वर्ड आता है जियोगनाजिया। ये वर्ड हम्बोल्ट ने सन 1793 में दिया। ये जियोगनाजिया शब्द बहुत बार आता है कि जियोगनाजिया शब्द किसने दिया, हम्बोल्ट ने दिया। अब है क्या, ये अर्धकुंडे और अंग्रेजी में जो आपका वर्ड है ज्योग्राफी उसके समान है। अर्धकुंडे और ज्योग्राफी के समान है। इसी के साथ हम्बोल्ट ने परमाफ्रॉस्ट या हिमावरित शब्दावली का भी सबसे पहले प्रयोग किया। हम्बोल्ट ने परमाफ्रॉस्ट या मैंने बताई दिया आपको, सबसे पहले समताप रेखा या आइसोथर्म का प्रयोग भी किसने किया, शब्द का समताप रेखा या आइसोथर्म शब्द का प्रयोग भी हम्बोल्ट ने किया। तो वायुदाब मापी का प्रयोग, कालमापी का प्रयोग, वायुदाब मापी का प्रयोग सबसे पहले नहीं किया इन्होंने। एंडीज पर्वतों पर वायुदाब मापी का प्रयोग किया। कालमापी का प्रयोग सबसे पहले किया। जियोगनाजिया शब्द दिया जो कि अर्धकुंडे और अंग्रेजी में ज्योग्राफी के समान रखता है। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट या हिमावृत शब्दावली का प्रयोग किया जो एरिया बर्फ से जमे रहते हैं। और समताप रेखा शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग जो है वो हम्बोल्ट ने किया। अब हम्बोल्ट भूगोल को पढ़ने का अपना 5 प्रकार का विधि तंत्र बताता है। अच्छा, कालमापी से वैसे ध्यान रखेंगे, कालमापी का मतलब है इन्होंने देशांतरों का निर्धारण किया स्थान स्थान पर। देशांतरों के निर्धारण के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो पहले हम्बोल्ट ने क्या किया, कौन कौन सी पुस्तकें दी, उनका जीवन परिचय कैसा रहा, कौन कौन सी यात्राएं की। अगले बिंदु पर हम बात करते हैं इनका भूगोल पढ़ने का विधि तंत्र कैसा था।
हम्बोल्ट का विधि तंत्र में पहला बिंदु था, इनकी विधि अनुभविक थी, अनुभव के आधार पर थी। खुद खोज करके भूगोल में अध्यापन कार्य या जो भी पुस्तकें लिखी वो अपने अनुभव पर लिखी। दूसरा, क्रमबद्ध विधि के जनक थे। ये आप एनसीईआरटी 11वीं पढ़ेंगे तो पहले पाठ में आता है कि क्रमबद्ध विधि का जनक कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। इसके अलावा हर प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन, इसके बाद में अगली विधि हम्बोल्ट की रही रेखा चित्रीय विधि। और फिर रहा सूक्ष्म पारदर्शिता। सूक्ष्म पारदर्शिता क्या था? अनुभविक विधि में खुद परीक्षण, मापन और प्रेक्षण करके, अनुभविक विधि में पहले देखेंगे खुद अनुभव के आधार पर खुद प्रेक्षण किया, खुद मापन किया, खुद डाटा का एकत्रण किया। इस आधार पर अपनी पुस्तकों में जो है वो उन्होंने भूगोल की या प्रायोगिक क्रियाओं के माध्यम से जानकारी दी। क्रमबद्ध विधि यानी तथ्यों को, सभी तथ्यों को क्रमवार समावेश किया अपनी किताबों में, पहले क्या फिर क्या फिर क्या, यानी किसी प्रदेश पर नहीं पूरे विश्व को एक साथ लेकर चले। उसके बाद में तुलनात्मक घटनाओं और तथ्यों की हमेशा तुलना करते थे। रेखा चित्रीय विधि में मानचित्रों व रेखों का प्रयोग किया। मानचित्रों व आरेखों का प्रयोग किया। ये कुछ भूगोल का उनका विधि तंत्र था भी। अच्छा, ध्यान रखेंगे, मैक्सिको को नया स्पेन कहा था हम्बोल्ट ने। एक और बात, मैक्सिको को नया स्पेन, मैक्सिको को हम्बोल्ट ने नया स्पेन कहा था। यह कुछ उनका विधि तंत्र था, यह था। आगे भूगोल में 6 मौलिक संकल्पनाएं दी भूगोल को हम्बोल्ट ने। उन 6 संकल्पनाओं पर बात करते हैं। तो हम्बोल्ट की मौलिक संकल्पनाएं क्या थी? हम्बोल्ट की मौलिक संकल्पनाएं क्या थी? पहली संकल्पना थी मानव ग्रह के रूप में भूतल का अध्ययन। मानव ग्रह के रूप में भूतल का अध्ययन। दूसरा, स्थानिक वितरण का विज्ञान। तीसरी संकल्पना हम्बोल्ट की रही सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। अगली संकल्पना रही कि भूगोल भौतिक और मानवीय तत्वों का अंतर संबंध है। और 5वीं संकल्पना भूगोल में रही इनकी तथ्यों की विषामता। और अंतिम रही पार्थिव एकता। तो मानव ग्रह के रूप में भूतल के अध्ययन की संकल्पना, स्थानिक वितरण का विज्ञान, सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, भूगोल भौतिक और मानव तथ्यों का समावेश है, तथ्यों में अंतर और पार्थिव एकता। बाकी इसके बाद जब डी मार्टोनी ने और डिकिंसन ने भी हम्बोल्ट को भूगोल में, आधुनिक भूगोल में योगदान के लिए अति महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा कि हम्बोल्ट ने जो कार्य किए हैं वो अत्यधिक सराहनीय है और इनकी जो देन है भूगोल को वो बहुत बड़ी है।
जैसे डी मार्टोनी जो है वो तो ये कहते हैं कि भूगोल में आप सामान्य भूगोल का सिद्धांत देखेंगे और कार्य कारण संबंध देखेंगे। ये हमबोल्ट की देन है भूगोल को कि करके जो है वो कार्य खुद करके कारण सहित जो उन्होंने व्याख्या की है कि ये और एक सामान्य भूगोल के सिद्धांतों का जो वर्णन किया है हमबोल्ट ने, वो भूगोल को बहुत बड़ी देन है। डी मार्टोनी ने भी और डिकिंसन ने भी इस बात की पुष्टि की है बाद में। तो दो विद्वान हुए हैं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। डी मार्टोनी और डिकिंसन ने सन 1969 में और मार्टोनी ने 1948 में अपनी पुस्तकों में जो है वो हमबोल्ट को अत्यधिक सराहनीय कार्य के लिए सराहा भी है। तो ये अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट की जीवनी थी, क्या क्या कार्य किया, कौन कौन से पत्र प्रस्तुत किए, किस प्रकार से उन्होंने यात्राएं की, लगभग 64,000 किलोमीटर लंबी यात्राएं। और अभी हमने बात की कि ओरिनिको नदी के 2700 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्रफल को पढ़ना, राइन नदी पर भी कार्य किया, इसके अलावा एंडीज पर्वतों पर भी गए। इसके अलावा हमने बात की कि क्यूबा में मैक्सिको का भूगोल लिखा, उनको नया स्पेन का, वापस घर लौटे। लंबा सफर रहा हमबोल्ट का। और अगली कक्षा में हम बात करेंगे कार्ल रिटर पर, जो कि हमारा अंतिम विद्वान है प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती की परीक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।